नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट की एक लेजेंड जेसी लिवरमोर। बिल्कुल। उनकी किताब है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स और हम उसी के कुछ खास आइडियाज और स्ट्रेटजीज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारे पास अच्छा सारांश भी है इसका। हमारा मकसद यही है कि लिवरमोर के जो ट्रेडिंग सिद्धांत है उनमें से आज के ट्रेडर्स या सीखने वालों के लिए क्या जरूरी सबक है वो निकालें। सही बात। और देखिए, जेसी लिवरमोर कोई ऐसे वैसे ट्रेडर नहीं थे। अरे बिल्कुल नहीं। कहते हैं 1929 में मार्केट क्रैश से ठीक पहले उनकी नेटवर्थ आज के हिसाब से करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स के बराबर थी। बाप रे, बहुत बड़ी रकम है ये तो। हाँ, और उन्हें डे ट्रेडिंग का पायोनियर भी माना जाता है। ये जो किताब है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, ये उनके निधन से कुछ ही वक्त पहले आई थी, तो इसमें उनके जीवन भर के अनुभव का निचोड़ है एक तरह से। बिल्कुल। और लिवरमोर की खास बात ये थी कि वो स्पेकुलेशन को, मतलब बाजार की चाल पर दांव लगाने को, उसे जुआ नहीं मानते थे। अच्छा। हाँ, वो इसे एक बहुत ही संजीदा कारोबार मानते थे जिसके लिए गहरी समझ और अनुशासन चाहिए। और उनके लिए ट्रेडिंग में सबसे अहम चीजों में से एक थी टाइमिंग। टाइमिंग मतलब कब खरीदना कब बेचना। एग्जैक्टली, कब घुसना है कब निकलना है, ये उनके लिए बहुत क्रिटिकल था। और एक और मजेदार बात, हाँ, वो हर साल के अंत में अपने बैंक वॉल्ट जाते थे। बैंक वॉल्ट क्यों? अपने सारे ट्रेडिंग नोट्स रिव्यू करने, बाकायदा बैठकर हिसाब लगाते थे कि क्या सही किया, क्या गलत किया और क्यों किया। कमाल है। मतलब ये रिकॉर्ड कीपिंग वाली बात शुरू से ही उनके लिए बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, डिसिप्लिन देखिए। अच्छा, तो चलिए उनकी पहली सीख से शुरू करते हैं, एक स्पेक्युलेटर या ट्रेडर की मानसिकता। आपने कहा वो इसे संजीदा कारोबार मानते थे। हाँ। तो लिवरमोर सास कहते हैं कि ये काम आलसी लोगों के लिए नहीं है। नहीं है। या जो जज्बाती तौर पर कमजोर हैं, या फिर वो जो सोचते हैं कि बस जल्दी से अमीर बन जाएं, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं। सही कहा। ये एक फुल टाइम जॉब जैसा है जिसके लिए दिमागी मेहनत लगती है। उनका एक फेमस कोट है, स्पेक्यूलेशन का खेल दिमागी तौर पर आलसी लोगों के लिए नहीं है। मतलब इसे वाकई एक बिजनेस की तरह लेना है। और बिजनेस का मतलब क्या? हिसाब किताब रखना। रिकॉर्ड्स। हाँ, अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, अपनी गलतियों से सीखो, लगातार पढ़ते रहो, बाजार को समझते रहो। और ये उम्मीद मत रखो कि रोज पैसा बनेगा। बिल्कुल। लिवरमोर मानते थे कि बाजार आपको हर रोज या हर हफ्ते पैसे कमा कर देगा, या जरूरी नहीं है। धैर्य रखना पड़ता है। और उनका एक सिद्धांत था कि ट्रेड में कब कूदना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते थे, ट्रेड में तब तक मत कूदो जब तक बाजार की चाल खुद आपकी राय की पुष्टि ना कर दे। पुष्टि ना कर दे मतलब सिर्फ आपके अंदाजे पर नहीं। रुको, देखो कि क्या बाजार वाकई वैसा ही कर रहा है जैसा आप सोच रहे हो। कंफर्मेशन का इंतजार करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई स्टॉक $25 पर है और मुझे लगता है कि ये 50 जाएगा। हाँ। तो मैं सिर्फ 25 पार करते ही न खरीद लूं। नहीं। इंतजार करूं कि क्या वो ऊपर टिकता है, शायद 28 तक जाए, तब सोचो। बिल्कुल, कंफर्मेशन का इंतजार। इससे गलत ट्रेड से बचते हैं। और इसी से जुड़ा दूसरा पहलू भी है शायद। हाँ, कि अगर स्टॉक आपकी उम्मीद के मुताबिक चल रहा है, मतलब प्रॉफिट में है, हाँ। तो छोटे से मुनाफे में बाहर निकलने की जल्दी मत करो। अच्छा। यही उनका वो मशहूर वाकया आता है, मुनाफे अपना ख्याल रख सकते हैं, नुकसान नहीं। ये मैंने सुना है। इसका मतलब क्या हुआ इस ठीक से? इसका गहरा मतलब है, आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि छोटे नुकसान तुरंत कट जाएं, क्योंकि वो बढ़कर बहुत बड़े हो सकते हैं, आपका कैपिटल खा सकते हैं। हाँ, बात तो सही है। लेकिन अगर ट्रेड सही दिशा में है, प्रॉफिट दे रहा है, तो उसे बढ़ने दो, उसे पूरा मौका दो। असली स्किल नुकसान को कंट्रोल करने में है। मुनाफे तो खुद बढ़ेंगे अगर आपकी एनालिसिस सही है और ट्रेंड आपके साथ है। ये तो सुनने में बहुत सीधा लगता है, नुकसान जल्दी काटो, मुनाफे को बढ़ने दो। हाँ, सिंपल है। लेकिन करने में शायद सबसे मुश्किल यही है। बिल्कुल, इमोशंस आ जाते हैं बीच में, डर, लालच। और आपने बताया कि वो चार्ट से ज्यादा अपने लिखे हुए रिकॉर्ड्स पर भरोसा करते थे। ये थोड़ी अजीब बात नहीं लगती आज के जमाने में? हाँ, उस जमाने में चार्टिंग आज जितनी एडवांस नहीं थी, ये भी सच है। लेकिन उनका जोर अपने अनुभवों और मुशाहिदात को, मतलब ऑब्जर्वेशंस को नोट करने पर था। अच्छा। वो मानते थे कि हर स्टॉक का अपना एक व्यक्तित्व होता है। स्टॉक का व्यक्तित्व? हाँ, उसका चलने का एक खास तरीका होता है। किताब में एक उदाहरण भी है। बताइए जरा। जैसे कोई स्टॉक $50 से 54 जाता है,
फिर थोड़ा नीचे 52 पर आता है, फिर तेजी से 59-60 पहुंचता है, फिर थोड़ा गिरता है और शायद कम वॉल्यूम पर 70 तक चला जाता है। इस पैटर्न को, इस स्टॉक के स्वभाव को समझना जरूरी है। वो अपने रिकॉर्ड्स में यही नोट करते थे। और इसी व्यक्तित्व को समझने के लिए शायद वो टाइम एलिमेंट यानी सही समय पर एक्शन लेने की बात करते थे। बिल्कुल, इसी समझ से पता चलता है कि कब धैर्य रखना है और कब खतरे की घंटी बज रही है। खतरे की घंटी जैसे? लिवरमोर एक खास खतरे के संकेत का जिक्र करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक कुछ दिनों में तेजी से बढ़ता है, जैसे एक दिन 6-7 पॉइंट, अगले दिन 8-10 पॉइंट। हाँ। लेकिन फिर किसी दिन ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में वो अचानक 7-8 पॉइंट गिर जाता है, तेजी से। ओह। अगले दिन सुबह थोड़ी और गिरावट होती है। फिर वो बढ़ने की कोशिश तो करता है पर कर नहीं पाता, अटक जाता है। अच्छा। लिवरमोर के लिए ये साफ संकेत था कि भैया अब इस स्टॉक से निकलने का टाइम आ गया है, मोमेंटम खत्म हो रहा है। ये तो बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है। हाँ, और इन पैटर्न्स और संकेतों को पहचानने में मदद करते थे उनके पिवटल पॉइंट्स। पिवटल पॉइंट्स, ये क्या चीज है? ये शब्द मैंने कई बार सुना है। पिवटल पॉइंट्स मतलब वो खास प्राइस लेवल जो किसी स्टॉक के ट्रेंड में एक अहम मोड़ ला सकते हैं। अहम मोड़? हाँ, इन्हें लिवरमोर अपने रिकॉर्ड कीपिंग और बाजार के निरीक्षण से पहचानते थे। ये साइकोलॉजिकल लेवल हो सकते हैं, जैसे 100, 200, $300 जैसे गोल नंबर। अच्छा, राउंड नंबर्स। हाँ, या फिर तकनीकी लेवल हो सकते हैं, जैसे 52 हफ्ते का हाई या लो। लिवरमोर की स्ट्रेटजी थी कि वो अपनी पोजीशन अक्सर इन्हीं पिवटल पॉइंट्स के आसपास बनाना शुरू करते थे। इन्हीं पॉइंट्स पर? हाँ, वो इन्हें एंट्री और एग्जिट के लिए कसौटी मानते थे। तो ये पिवटल पॉइंट्स काम कैसे करते थे फिर? क्या आप इससे थोड़ा और सरल शब्दों में समझा सकते हैं, कोई उदाहरण देकर? जरूर। मान लीजिए एक स्टॉक गिरकर $40 के एक अहम स्तर पर आता है, ये उसका पिवटल पॉइंट है। ठीक है। फिर वो वहां से उछलकर $45 तक जाता है, लेकिन फिर नीचे आने लगता है। अब अगर वो वापस गिरते हुए $40 को नहीं तोड़ पाता, मतलब वहां सपोर्ट ले लेता है, हाँ। तो लिवरमोर इसे स्टॉक की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का संकेत मान सकते थे। अच्छा, गिरने में नाकाम होना मतलब ताकत? हाँ, उस खास लेवल पर। वो इस नाकामी को खरीदने के संकेत के रूप में देखते थे, खासकर तब जब कीमत वापस ऊपर जाते हुए एक निश्चित स्तर, जैसे मान लीजिए $43 को पार कर लेती थी। ओके। इसके उलट अगर स्टॉक उस पिवटल पॉइंट को निर्णायक रूप से तोड़ देता, मान लीजिए 37-38 तक चला जाता, हाँ, तो वो बेचने का संकेत होता, या अगर पहले से खरीदा हुआ है तो निकलने का। समझ गए। उनका एक कथन है, ध्यान रखें, यदि स्टॉक पिवटल पॉइंट को पार करने के बाद वैसा प्रदर्शन नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए, तो ये एक खतरे का संकेत है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो ये लेवल एक तरह के टेस्ट पॉइंट जैसे होते थे कि स्टॉक में दम है या नहीं। अब समझ आया। बिल्कुल, ये स्तर ट्रेंड के जारी रहने या पलटने का सिग्नल देते थे। उनकी टाइमिंग की रणनीति में और क्या शामिल था पिवटल पॉइंट्स के अलावा? लिवरमोर एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाते थे। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे? हाँ, मतलब पहले पूरी मार्केट का ट्रेंड देखो, तेजी में है या मंदी में, ओवरऑल माहौल कैसा है। ठीक है। फिर उस सेक्टर या इंडस्ट्री ग्रुप को देखो जो मार्केट को लीड कर रहा है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा चल रहा है। फिर उस ग्रुप के सबसे मजबूत स्टॉक्स यानी लीडर्स को पहचानो। लीडर्स। और आखिर में उस लीडर स्टॉक में सही एंट्री पॉइंट ढूंढो, अक्सर पिवटल पॉइंट के पास। अच्छा, तो पूरा फोकस लीडर्स पर रखो। हाँ, ट्रेंड के साथ चलो और लीडर्स के साथ। वो बाजार की बड़ी दिशा तय करने के लिए शायद उस समय के मूविंग एवरेज जैसे साधनों का भी इस्तेमाल करते होंगे। और आपने पहले सिस्टर स्टॉक्स का भी जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, सिस्टर स्टॉक्स ये एक दिलचस्प तकनीक है। मतलब एक ही सेक्टर के दो मजबूत मिलते जुलते स्टॉक्स पर नजर रखना। ओके। अक्सर क्या होता है कि लीडिंग स्टॉक्स एक साथ चलते हैं, अगर एक लीडर भागना शुरू करता है तो दूसरा भी अक्सर पीछे पीछे आ सकता है। अच्छा, तो इससे मौके पहचानने में मदद मिल सकती है? हाँ, यह आपको डबल कंफर्मेशन या नए मौके दे सकता है। लेकिन याद रखिए, लिवरमोर का जोर हमेशा धैर्य पर था। धैर्य, पेशेंस। हाँ, उनका मानना था पैसा सोचने से नहीं बनता, पैसा इंतजार करने से बनता है। मतलब सही मौके का इंतजार करो, जल्दबाजी मत करो। और यह भी, बाजार कभी गलत नहीं होते, राय अक्सर होती हैं। मतलब मार्केट सुप्रीम है, अपनी राय पर ज्यादा अड़े मत रहो। सही बात है। और ब्रेकआउट्स के बारे में क्या, यानी जब स्टॉक एक नया हाई बनाता है? लिवरमोर नए हाई पर खरीदने के पक्ष में थे। क्यों? ज्यादातर लोग तो डरते हैं हाई पर खरीदने से। उनका लॉजिक था कि जब स्टॉक नया हाई बनाता है तो उसके ऊपर पुराने फंसे हुए बेचने वाले कम होते हैं, मतलब सप्लाई कम होती है।
जिसे ओवरहेड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ऊपर जाने का रास्ता ज्यादा खुला होता है। अच्छा, ये लॉजिक है। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। एक खास खतरा जिसका वो जिक्र करते हैं उसे 1 डे रिवर्सल या एक दिन का उलटफेर कह सकते हैं। 1 डे रिवर्सल, ये क्या होता है? इसमें स्टॉक पिछले दिन के हाई से ऊपर नया हाई तो बनाता है, हाँ। लेकिन बंद होते होते वो पिछले दिन के क्लोज से भी नीचे बंद होता है और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा होता है। ओह, मतलब ऊपर गया पर टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। बिल्कुल, ये अक्सर ट्रेंड के खात्मे का संकेत हो सकता है और निकलने का इशारा देता है, सावधान हो जाओ। ये सब टाइमिंग और स्टॉक के व्यवहार को समझने की बातें हुई। अब आते हैं फोकस और रणनीति पर। लिवरमोर किन आम गलतियों से बचने को कहते थे जिनसे ट्रेडर्स को बचना चाहिए? हाँ, 2 बड़ी गलतियां उन्होंने बताई हैं। पहली, एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स पर नजर रखना। अच्छा। क्यों नहीं? क्योंकि इससे आप किसी पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, फोकस बन जाता है। लिवरमोर कहते थे कि कुछ ही स्टॉक्स पर महारत हासिल करना बेहतर है। और दूसरी गलती? दूसरी गलती, किसी एक स्टॉक के आधार पर पूरी मार्केट के बारे में राय बना लेना। जैसे मान लीजिए भारत में कोई सिर्फ रिलायंस या HDFC बैंक को देखकर निफ्टी का अंदाजा लगा ले। हाँ, ये तो कई लोग करते हैं। ये गलत है। एक स्टॉक पूरे बाजार का आईना नहीं होता। हो सकता है वो स्टॉक अच्छा कर रहा हो पर बाकी मार्केट गिर रही हो या उल्टा। तो उपाय क्या है फिर? कैसे फोकस करें? लिवरमोर की सलाह थी, अपना दायरा सीमित रखो। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करो जिन्हें आप अच्छी तरह समझते हो, और कोशिश करो कि ये मार्केट के लीडर्स हों, क्योंकि लीडर्स में मोमेंटम होता है। लेकिन लीडर्स तो बदलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बाजार पर नजर बनाए रखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अभी कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स लीड कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स के लीडर्स को ट्रैक करने से आपको मार्केट की समग्र सेहत का भी अंदाजा लगता है। और लीडर्स में ट्रेड करने का एक फायदा लिक्विडिटी भी है शायद। हाँ बिल्कुल, लीडर्स में आमतौर पर खरीद बिक्री आसान होती है। आप आसानी से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। फोकस के बाद आता है सबसे जरूरी पहलू, पैसा, मनी मैनेजमेंट और रिस्क कंट्रोल। यहाँ लिवरमोर की क्या सलाह थी? देखिए, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ लिवरमोर बहुत सख्त थे। सबसे पहली और बड़ी सलाह, गिरते हुए स्टॉक में और पैसा लगाकर एवरेजिंग मत करो। एवरेज डाउन ना करें, लेकिन ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। कॉमन है, लेकिन लिवरमोर के हिसाब से बहुत खतरनाक है। ये एक हारते हुए दांव पर और पैसा लगाने जैसा है। उनका मानना था कि पैसा तभी और लगाओ जब ट्रेड आपकी दिशा में जा रहा हो, यानी आप मुनाफे में हो। अच्छा, विनिंग ट्रेड में पैसा लगाना है, लूजिंग में नहीं। एग्जैक्टली। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो तुरंत नुकसान काटो, छोटा काटो। इंतजार मत करो कि वो वापस आएगा। और हाँ, रिटर्न की उम्मीदें यथार्थवादी रखो। रातों रात अमीर बनने की स्कीमें अक्सर बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। हाँ, वो 2-3 महीने में 500% रिटर्न वाली बातें। उनसे बचो। लिवरमोर इसे बिजनेस मानते थे। 2-3 महीने में 500% की जगह 2-3 साल में वाजिब कंसिस्टेंट रिटर्न का लक्ष्य रखना ज्यादा समझदारी है। इसे बिजनेस की तरह देखने वाली बात यहाँ फिर से लागू होती है। हर जगह। और वो मुनाफे का 50% निकालकर सुरक्षित रखने वाला नियम भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। लिवरमोर मानते थे कि ट्रेडिंग से कमाया हुआ मुनाफा जब तक आपके ब्रोकर के अकाउंट में है, वो पूरी तरह आपका नहीं है, वो अभी भी रिस्क पर है। सही बात है। इसलिए वो नियमित रूप से शायद हर सफल बड़े ट्रेड के बाद मुनाफे का आधा हिस्सा निकालकर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल देते थे। ये हाथ में आया पैसा था, अब ये सुरक्षित था। वाह! ये अनुशासन उन्हें बड़े नुकसान झेलने और फिर से वापसी करने में मदद करता था। ये 50% वाला नियम तो काफी अनुशासन मांगता है, मानना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन लंबे समय में टिके रहने के लिए जरूरी है। और ओवर ट्रेडिंग या ब्रोकर की सलाह मानने के बारे में क्या? लिवरमोर ओवर ट्रेडिंग यानी जरूरत से ज्यादा बिना वजह ट्रेड करने से बचने को कहते थे। हर मिनट ट्रेड करना जरूरी नहीं है। और ब्रोकर की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करने से भी मना करते थे। क्यों? ब्रोकर तो मदद के लिए होते हैं, लेकिन उनका अपना हित भी होता है, कमीशन कमाना। तो उनकी सलाह हमेशा आपके फायदे में हो ये जरूरी नहीं है। लिवरमोर खुद के विश्लेषण पर भरोसा करते थे, अपनी रिकॉर्ड कीपिंग, अपने पिवटल पॉइंट्स की पहचान। अच्छा, यहीं पर शायद पिरामिडिंग का सिद्धांत आता है। हाँ बिल्कुल, पिरामिडिंग। ये क्या है? सुनने में तो मिस्र की याद दिलाता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। पिरामिडिंग का मतलब है कि आप अपनी पूरी पूंजी या पोजीशन एक ही बार में एक ही प्राइस पर नहीं लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? मान लीजिए आपको किसी स्टॉक के 500 शेयर खरीदने हैं। आप शुरुआत शायद पिवटल पॉइंट के पास 200 शेयर से करेंगे। ठीक है। अगर स्टॉक आपकी दिशा में चलता है,
ऊपर जाता है और अगला रेजिस्टेंस या पिवटल पॉइंट पार करता है तो आप शायद 150 शेयर और जोड़ेंगे। अच्छा। और अगर वो और ऊपर जाता है तो बाकी 150 शेयर तब जोड़ेंगे। आप अपनी पोजीशन धीरे धीरे स्टेप्स में बढ़ाते हैं, जैसे पिरामिड नीचे चौड़ा और ऊपर संकरा होता है। पर इससे तो एवरेज खरीद कीमत बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ेगी, लेकिन आप ये तभी कर रहे हैं जब ट्रेड आपके पक्ष में जा रहा है और आपकी धारणा सही साबित हो रही है। आप अपनी विनिंग पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, लूजिंग को नहीं। ये रिस्क को मैनेज करने का एक तरीका है। सुना है राकेश झुनझुनवाला भी इसी तकनीक का काफी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो ये एक प्रूवन तकनीक है। और टिप्स या अंदरूनी जानकारी के बारे में लिवरमोर का क्या कहना था, जिसे हम इनसाइडर टिप्स कहते हैं? सख्त मनाही। लिवरमोर टिप्स को जहर मानते थे। जहर? हाँ, किताब में उनके एक दोस्त की कहानी भी है जो एक टिप्सटर के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गया था। लिवरमोर का मानना था कि ट्रेड सिर्फ और सिर्फ अपने विश्लेषण और नियमों के आधार पर करना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। अगर नुकसान हो तो वो आपकी अपनी गलती से हो, ताकि आप सीख सकें। किसी और की टिप पर हुए नुकसान से आप कुछ नहीं सीखते। बात तो पते की है। और नुकसान को सीमित रखने के लिए कोई खास नियम, जैसे स्टॉप लॉस? हाँ, किताब में 10% स्टॉप लॉस नियम का जिक्र मिलता है। 10%? हाँ, मतलब अगर कोई ट्रेड खरीदते ही 10% आपके खिलाफ चला जाए तो बिना सोचे समझे, बिना उम्मीद पाले उससे बाहर निकल जाओ। इससे क्या फायदा? इससे आप अनैच्छिक निवेशक बनने से बच जाते हैं। अनैच्छिक निवेशक मतलब वो ट्रेडर जो नुकसान में स्टॉक बेच नहीं पाता और फिर मजबूरी में उसे लंबे समय तक होल्ड करने लगता है, ये सोचकर कि अब तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया, जबकि उसने लिया तो शॉर्ट टर्म ट्रेड था। हाँ, ये होता है। तो 10% का नियम आपको इससे बचाता है। और एक और जरूरी बात, हमेशा कुछ नकद यानी कैश हाथ में रखो। कैश क्यों? सारा पैसा इन्वेस्ट क्यों ना करें? लिवरमोर कहते थे, बिना कैश वाला स्पेक्यूलेटर बिना माल वाले दुकानदार की तरह है। कैश ही आपको नए मौके आने पर उनका फायदा उठाने की ताकत देता है, या अगर मार्केट खराब हो तो मुश्किल वक्त में टिके रहने की कुशन देता है। ये भी सही है। तो संक्षेप में मनी मैनेजमेंट के नियम क्या हुए? एवरेज डाउन मत करो, मुनाफे में पोजीशन बढ़ाओ, पिरामिडिंग, नुकसान जल्दी काटो जैसे 10% स्टॉप लॉस, मुनाफे का हिस्सा तिजोरी में रखो, 50% नियम, टिप्स से बचो और हमेशा कैश रखो। ये तो बहुत सॉलिड नियम है। हाँ, ये नियम आपको बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रहने में मदद करते हैं। शायद इसी को आजकल लोग एंटी फ्रैजिलिटी कहते हैं, मतलब ऐसा बनना जो झटकों से टूटे नहीं बल्कि सीखकर और मजबूत हो। ये नियम सुनने में तो बहुत तर्कसंगत लगते हैं, लेकिन इन्हें अमल में लाने के लिए जबरदस्त भावनात्मक नियंत्रण चाहिए होगा। हाँ, बिल्कुल। लिवरमोर ने इस इमोशनल कंट्रोल पर भी कुछ कहा है? कहा है, और ये शायद उनकी फिलॉसफी का सबसे अहम और सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। लिवरमोर मानते थे कि बाजार में जो पैटर्न बार बार दोहराते हैं वो गणित या अर्थशास्त्र से ज्यादा मनुष्य की भावनाओं के कारण होते हैं, डर और लालच। अच्छा। उन्होंने बाकायदा मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। वो खुद बहुत अनुशासित जीवन जीते थे। जैसे? जल्दी सोना, जल्दी उठना, शांति और एकांत में काम करना, ताकि वो बिना किसी बाहरी शोर शराबे के, बिना दूसरों की राय से प्रभावित हुए अपना विश्लेषण कर सके। उनका मानना था कि ट्रेडिंग के लिए दिमागी फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, तभी आप दबाव झेल पाएंगे। लेकिन भावनाओं पर काबू रखना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब आपका अपना पैसा दांव पे लगा हो। डर लगता है, लालच आता है। बहुत मुश्किल। लिवरमोर खुद कहते थे कि एक ट्रेडर के जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब बाजार का ट्रेंड बदल रहा हो। ट्रेंड रिवर्सल की टाइम। हाँ, पुरानी रणनीतियां काम करना बंद कर देती हैं, नुकसान होने लगता है और नई दिशा पकड़ना मुश्किल होता है, कंफ्यूजन होता है। यहीं पे भावनाएं हावी होती हैं। तो ऐसे में क्या करें? लिवरमोर के क्या नियम थे? भावनाओं पर काबू पाने के लिए उनके 2 मुख्य नियम काम आते हैं। पहला, हर समय बाजार में पैसा लगाए रखना जरूरी नहीं है। अच्छा? हाँ, अगर आपको बाजार की दिशा समझ नहीं आ रही, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो किनारे बैठकर कैश हाथ में रखना बेहतर है। इंतजार करो। जल्दबाजी में गलत ट्रेड लेने से अच्छा है कोई ट्रेड ना लेना। पेशेंस, फिर से वही बात। बिल्कुल। और दूसरा नियम, पिरामिडिंग का इस्तेमाल करो। पिरामिडिंग कैसे मदद करती है इमोशनल कंट्रोल में? क्योंकि आप धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं तो आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है। अगर पहला छोटा ट्रेड गलत भी हो गया तो नुकसान कम होता है। ये आपको बड़े झटके से बचाता है और शांत रहने में मदद करता है। और टिप्स या मैनेजमेंट की बातों से दूर रहने की सलाह यहाँ भी लागू होती है भावनाओं के लिए? बिल्कुल। उनका कहना था, अपने फैसले खुद लो ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सको। अगर नुकसान होता है तो वो आपकी अपनी गलती का नतीजा होना चाहिए।
किसी और की सलाह पर हुए नुकसान से चिढ़ होती है, पर सीख नहीं मिलती। सही बात। भावनात्मक अनुशासन बनाए रखने के लिए लिवरमोर 3 गुण जरूरी मानते थे। 3 गुण कौन कौन से? पहला, संतुलन, पॉइज, यानी दबाव में, फायदे या नुकसान में शांत रहना, उत्तेजित या निराश न होना। दूसरा, धैर्य, पेशेंस, सही मौके का, कंफर्मेशन का इंतजार करना। और तीसरा, मौन, साइलेंस। मौन, चुप रहना, मतलब अपने ट्रेड और नतीजों का ढिंडोरा ना पीटना, न मुनाफे का न नुकसान का। अपनी सफलता या असफलता को निजी रखना आपको बाहरी दबावों और दूसरों की राय के उतार चढ़ाव से बचाता है। आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। संतुलन, धैर्य और मौन, ये तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम आ सकते हैं। बिल्कुल, ट्रेडिंग जीवन का ही एक छोटा रूप है। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, हाँ, अपने निर्णय हमेशा भविष्य की संभावनाओं के आधार पर लें, न कि अतीत में क्या हुआ या वर्तमान में क्या हो रहा है। हमेशा आगे देखें, उन नए इंडस्ट्री ग्रुप्स या स्टॉक्स की तलाश में रहें जो अगले बड़े ट्रेंड का नेतृत्व कर सकते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। एग्जैक्टली। किताब में उनकी किसी बड़े ट्रेड का उदाहरण भी दिया गया है जिससे ये सारे सिद्धांत एक्शन में दिखें। हाँ, 1924 के उनके मशहूर गेहूं और राई के ट्रेड का जिक्र है। गेहूं और राई, कमोडिटी ट्रेड। हाँ, उन्होंने गेहूं में लॉन्ग पोजीशन ली थी, मतलब खरीदारी की थी, और राई में शॉर्ट पोजीशन ली थी, मतलब बिकवाली की थी, और दोनों में उन्हें जबरदस्त मुनाफा हुआ था, कहते हैं $1 मिलियन में। वाह, तो इसमें उनके सिद्धांत कैसे लागू हुए? ये ट्रेड उनके सिद्धांतों का सटीक उदाहरण थे। उन्होंने पिवटल पॉइंट्स को पहचाना, ट्रेंड को फॉलो किया, गेहूं में तेजी का, राई में मंदी का, और जैसे जैसे ट्रेड उनके फेवर में गया, उन्होंने मुनाफे में पिरामिडिंग करके अपनी पोजीशन बढ़ाई। अच्छा। और उन्होंने धैर्य रखा, ट्रेंड को पूरा चलने दिया। इस गेहूं वाले ट्रेड से कोई खास सबक मिलता है? हाँ, एक बड़ा सबक यह था कि अगर ट्रेंड मजबूत है और आपके पक्ष में चल रहा है, तो सिर्फ इसलिए जल्दी बाहर मत निकलो कि आपको अच्छा खासा कागजी मुनाफा दिख रहा है। ट्रेंड को पूरा चलने दो, मैक्सिमम फायदा उठाओ। लिवरमोर का मानना था कि बड़े पैसे बड़े मूव्स में ही बनते हैं। कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर प्रॉफिट्स रन, वही बात। बिल्कुल। और हाँ, उस जमाने में अच्छे ब्रोकर का होना भी जरूरी था जो आपके बड़े ऑर्डर्स सही कीमत पर सही समय पर भर सके। आज टेक्नोलॉजी ने इसे थोड़ा आसान कर दिया है, लेकिन सिद्धांत वही है, एग्जीक्यूशन महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लिवरमोर की पूरी फिलॉसफी को, उनकी पूरी सोच को समेटना चाहें तो मुख्य स्तंभ क्या होंगे, निचोड़ क्या है? मेरे हिसाब से 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, टाइमिंग, सही समय पर एंट्री और एग्जिट, जिसके लिए पिवटल पॉइंट्स का इस्तेमाल अहम है। ठीक है, टाइमिंग। दूसरा, धन प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट, रिस्क को कंट्रोल करना, स्टॉप लॉस लगाना, पिरामिडिंग करना, कैश रखना, एवरेज डाउन ना करना। ओके, मनी मैनेजमेंट। और तीसरा, सबसे जरूरी, भावनात्मक नियंत्रण, अनुशासन, धैर्य, डर और लालच पर काबू पाना। टाइमिंग, मनी मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल। हाँ, और इन सब की नींव क्या है? वो है रिकॉर्ड कीपिंग और बाजार का निरंतर विश्लेषण और अवलोकन। ये एक बेहतरीन सार है। यकीनन लिवरमोर की सोच, उनके सिद्धांत आज भी, इतने सालों बाद भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। फंडामेंटल्स नहीं बदलते, बाजार बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, पर इंसानी फितरत और ये सिद्धांत काफी हद तक वही रहते हैं। जो लोग लिवरमोर के बारे में और जानना चाहें, उनके लिए कोई और किताब? हाँ, एक किताब है जो क्लासिक मानी जाती है, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। ये एडविन लेफेवर ने लिखी है और कहा जाता है कि ये लिवरमोर के जीवन और उनके अनुभवों पर ही आधारित है। हालांकि नाम बदल दिए गए हैं। ये जरूर पढ़नी चाहिए। रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, नोट कर लिया, शुक्रिया। वेलकम। और अब अंत में, जैसा हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। लिवरमोर ने अपने समय के जटिल चार्ट पैटर्न्स के बजाय स्टॉक के असल व्यवहार को देखने पर जोर दिया, उसे रिकॉर्ड करने पर और पिवटल पॉइंट्स जैसे सरल लेकिन शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करने पर जोर दिया। आज की दुनिया देखिए, हमारे पास अथाह डेटा है, सैकड़ों टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर और एल्गोरिदम्स हैं, सब कुछ है। हाँ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है एक तरह से। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या आज के इस डेटा के शोर में लिवरमोर का ये जो सरल तरीका था स्टॉक के व्यवहार को ऑब्जर्व करना, मुख्य स्तरों, पिवट पॉइंट्स को पहचानना और अनुशासित धैर्य रखना, क्या ये आज भी उतना ही या शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के सारे शोर शराबे में हम कुछ बुनियादी और जरूरी संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं जिन्हें लिवरमोर देख पाते थे? सोचने वाली बात है। क्या हम सिग्नल को नॉइज में खो रहे हैं? हाँ, सोचेगा जरूर। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।